बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका फिर से स्वागत है। BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र के पाठ्यक्रम को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वत्सल उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। आज की तासिका में हम BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका पाठ्यक्रम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम को बनाने वालों ने इस पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें किस अध्ययन अध्यापन पद्धति का प्रयोग करना है। देखिए, इसका पहला उद्देश्य है साहित्य आस्वादन एवं अभिरुचि का परिसंस्कार, दूसरा है मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था और तीसरा हिंदी साहित्य की परंपरा से परिचित करना। यानी अब तक जो हमने साहित्य के रूप में पढ़ा है, चाहे वो कहानियां पढ़ी हैं, चाहे उपन्यास पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं, एकांकियां पढ़ी हैं, अलग अलग गद्य विधाएं पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, महाकाव्य पढ़े हैं, खंड काव्य पढ़े हैं, तो इनका आस्वाद किस प्रकार लेना चाहिए, साहित्य पढ़ने से आनंद प्राप्ति किस प्रकार करनी चाहिए, इसका एक परिसंस्कार होगा। इस पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य है। दूसरा, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था, क्योंकि साहित्य में केंद्र में मानव है, मानव के अपने भाव हैं, मानव के अपने विचार हैं, मानव की अपनी समस्याएं हैं और इन सभी का विचार आपको उस जीवन मूल्यों के आधार पर करना है और उन जीवन मूल्यों के प्रति हमें आस्था भी होनी चाहिए। और हिंदी साहित्य की जो परंपरा है उससे भी हमें परिचित होना है। अध्ययन अध्यापन पद्धति में व्याख्यान पद्धति और लेखन और पठन कौशल्य की वृद्धि के लिए अध्ययन, सेमिनार जिसको हम संगोष्ठी कहते हैं, इन सभी पद्धतियों का और खास करके आपस में जो चर्चा हम करते हैं, चर्चा सत्र रखते हैं या गुट चर्चा हम कहते हैं, जिसे सामूहिक चर्चा कहते हैं, उसका भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अब इसमें जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक काल। देखिए, इससे पहले 5वें सत्र में हमने साहित्य इतिहास का दर्शन क्या होता है, इतिहास का दर्शन क्या होता है, साहित्य के इतिहास का अध्ययन के लिए कौन कौन से हमारे स्रोत होते हैं, जिनमें अंतर साक्ष्य होते हैं, बहिसाक्ष्य होते हैं। उसके उपरांत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को गारसाद तांसीस फ्रेंच विद्वान से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र तक सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का विश्लेषण हमने उसमें किया था। उसके उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, जिसमें विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक कालखंड को हमने आदिकाल और कहा था और इसके अंतर्गत जो अलग अलग पद्धति से साहित्य रचा गया, चाहे वो राज्याश्रय में रासो साहित्य हो, धार्मिक आश्रय में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हो या लोक साहित्य हो, ये हमने देखा था। इसके उपरांत दूसरा जो युग है हिंदी साहित्य का, दूसरा काल जो है वह विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक जो कालखंड है उसको भक्ति काल का। और भक्ति काल के अंतर्गत हमने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रय जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और निर्गुण प्रेमाश्रय जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं या सूफी काव्य जिसे कहा जाता है, सगुण भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास जी और राम भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास जी। फिर उसके उपरांत रीति काल देखा था, विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का कालखंड, जिसके अंतर्गत रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त क्रमशः रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि केशवदास, मतिराम पद्माकर, रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि बिहारी और रीति मुक्त के प्रतिनिधि कवि घनानंद के रूप में हमने
मार्गदर्शन किया था। लेकिन इस सत्र में हमें आधुनिक काल अर्थात विक्रमी संवत 1900 से लेकर के आगे तक का काल हमें देखना है। और एक बात यहाँ जरूरी है कि प्राचीन और आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय हमें विक्रमी संवत का प्रयोग करना था, इस कालगणना का प्रयोग करना था। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस कालगणना की पद्धति का हम प्रयोग कर रहे हैं वह ईस्वी सन है, ध्यान रखें। और आधुनिक काल के इस पाठ्यक्रम में हमें काव्य साहित्य और गद्य साहित्य अर्थात पद्य और गद्य साहित्य और गद्य साहित्य इन दोनों का अध्ययन विशेष रूप से करना है। अब देखिए इसमें जो पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य या काव्य साहित्य, इसके अंतर्गत जो अलग अलग युग हुए हैं उनको हमें समझना है। पहले भारतेंदु युगीन कविता, फिर दूसरी द्विवेदी युगीन कविता, तीसरी छायावादी कविता, चौथी प्रगतिवादी कविता, पांचवी प्रयोगवादी कविता, छठी नई कविता, उसके उपरांत सातवीं समकालीन कविता, आठवीं दलित कविता, आदिवासी कविता और स्त्रीवादी कविता। ये सारी कविताओं के अलग अलग प्रकार हमें देखने हैं। इसमें अलग अलग युग होते हैं। एक है भारतेंदु युग जो विक्रम ईस्वी सन 1857 से लेकर के 1902 का कालखंड है। द्विवेदी युग 1902 से लेकर के 1918 तक का कालखंड है। छायावादी कविता का कालखंड 1918 से लेकर 1938 तक का कालखंड है। प्रगतिवादी कविता 1900 प्रगति प्रयोगवादी 7 आंदोलन चले थे, ये 1964 तक 52 तक का आंदोलन था। उसके उपरांत तक नई कविता 1952 से लेकर के 75 तक का, 1975 से लेकर के 2000 तक की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। और 21वीं शताब्दी की कविता में 3 आंदोलन आ गए, दलित कविता, आदिवासी कविता और स्त्रीवादी कविता का। मतलब ये तीनों आंदोलन हमें देखने हैं, दलित, आदिवासी और स्त्री कविता के अध्ययन हमें करना है। तो कुल मिलाकर के आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिकता की अवधारणा कैसे हुई और आधुनिकता की अवधारणा के बाद कविता में अलग अलग रीति से भारतीय युग की कविता कैसे रही, द्विवेदी युग की कविता कैसे रही, छायावादी युग हो, प्रगतिवादी युग हो, प्रयोगवादी युग हो, नई कविता का युग हो, समकालीन कविता का युग हो, दलित कविता, आदिवासी कविता और स्त्रीवादी कविता, इनके परिस्थितियां किस प्रकार रही और अलग अलग इसमें प्रवृत्तियां किस प्रकार रही, इसका हमें अध्ययन करना होगा। उसके उपरांत हम देखेंगे कि प्रधान कवि कौन कौन से हैं। हिंदी के आधुनिक साहित्य के इतिहास में जो प्रमुख कवि हैं वे प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जिनका हमें विशेष अध्ययन करना है। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। फिर द्विवेदी युग के 2 कवि आपके सम्मुख आते हैं, द्विवेदी युग के 2 कवि आपके सम्मुख आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और महेश्वर गुप्त। छायावादी युग के 4 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ध्यान दें, मैं फिर से पुनरावृत्त करूंगा। भारतेंदु युग या जिसको पुनरुत्थान या पुनर्जागरण काल कहा जाता पुनर्जागरण काल कहा जाता है, उसके एकमात्र कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग या जिसको जागरण सुधार काल कहा जाता है उसके 2 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, 2 कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और महेश्वर गुप्त। और उसके उपरांत छायावादी युग के 4 कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन छायावादी कवियों का हमें अध्ययन करना है। उसके उपरांत आता है प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजीय। समकालीन कवियों में हमें गजानन माधव मुक्तिबोध, नई कविता के कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, समकालीन कवियों में सुदामा पांडे धुमिल, दलित कवियों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य। दलित कवियों में
ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशाय, दामोदर मोरे और सुशीला टागोर, ये 1, 2, 3 और 4 ये दलित कवि हमें पढ़ने हैं। और आदिवासी कवियों में आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल, इनमें से निर्मला पुतुल और सुशीला टागोर स्त्रीवादी कवि भी हैं, कवयित्री भी हैं। अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कवि, पुरुष कवि हैं। उसके उपरांत मोहनदास नेमिशाय दलित कवि हैं। उसके उपरांत सुशीला टागोर जी दलित होते हुए भी स्त्री कवयित्री हैं। दामोदर मोरे दलित कवि हैं और निर्मला पुतुल आदिवासी कवयित्री हैं। अब ये तो हुआ पद्य के बारे में। अब हम गद्य साहित्य की बात करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में जो अलग अलग गद्य विधाएं दी गई हैं उनमें पहली हिंदी नाटक है। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। फिर हिंदी एकांकी, जो 1 अंक के नाटक होते हैं इनको एकांकी कहा जाता है, उनका उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी का जो कल्पनाशील साहित्य है, कहानियां और उपन्यास, उसमें से कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी का जीवनी साहित्य जो है उस विधा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी आत्मकथा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा, इन 6 गद्य विधाओं को हमें विशेष रूप में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनका भी हमें अध्ययन करना है। जैसे नाटककार और एकांकीकारों का अगर विचार किया जाए तो इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि के रूप में भी हमें पढ़ने हैं, नाटककार के रूप में पढ़ने हैं। जयशंकर प्रसाद जी भी हमें पढ़ने हैं, कवि के रूप में भी पढ़ने हैं, नाटककार के रूप में भी पढ़ने हैं। एकांकीकार के रूप में हमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा और नाटककार और एकांकीकार के रूप में मोहन राकेश, ये 4 महत्वपूर्ण रचनाकार पढ़ने हैं। मैं फिर से कहता हूं कि गद्य साहित्य में एक प्रभावशाली रूपक विधा है जो रंगमंच पर खेली जाती है। उन नाटकों और एकांकीकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और मोहन राकेश, इन 4 रचनाकारों को हमें विशेष रूप में पढ़ना है। इसके उपरांत कहानी और उपन्यासकारों में, कहानीकार और उपन्यासकारों में हमें 4 लेखकों को देखना है। प्रेमचंद, दूसरे यशपाल, तीसरे जयेंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु चौथे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी के जो कल्पनाशील गद्य लिखने वाले, साहित्य लिखने वाले 4 महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनमें से प्रेमचंद, उसके उपरांत यशपाल, जयेंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु, ये 4 लेखक हमें विशेष रूप से पढ़ने हैं। इसके उपरांत जीवनी, 2 जीवनीकार आपको पढ़ने हैं। दो जीवनियां आपको पढ़नी है, जीवनी। और इस जीवनीकारों में पहले है विष्णु प्रभाकर और दूसरे रामविलास शर्मा, जिन्होंने क्रमशः विष्णु प्रभाकर जी ने जो जीवनी लिखी है महत्वपूर्ण, जिसका शीर्षक है आवारा मसीहा, और इस आवारा मसीहा बंगाली के सुप्रसिद्ध लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। और दूसरे है रामविलास शर्मा, इन्होंने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है, जिसका शीर्षक है निराला की साहित्य साधना। इसके उपरांत आत्मकथाकारों को हमें देखना है, और इन आत्मकथाकारों में जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उनमें से पहले हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसने से दूर और दशद्वार से सोपान तक। ये जो इनकी चतुर्खंडात्मक आत्मकथा है वह महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत मैत्री पुष्पा, इनकी 2 खंडों में आत्मकथा है, गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, इनकी आत्मकथा के 2 खंड हैं। और इसके उपरांत मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की
आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कवि के रूप में भी हमें पढ़ने हैं, और आत्मकथाकार के रूप में भी। इनकी एक आत्मकथा है जूठन, झूठन नाम की। मोहनदास नेमिष राय, मेरा बचपन मेरे कंधों पर नाम की इनकी आत्मकथा है। और सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द। ये 6 आत्मकथाकार हमें पढ़ने हैं। मोहनदास नेमिष राय, मुक्ति पर्व नाम की आत्मकथा इनकी, और सुशीला टाकभोरे की शिकंजे का दर्द। तो कुल मिलाकर के 6 आत्मकथाकार हमें पढ़ने हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूमि, क्या याद करो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और दशक द्वार से सोपान तक। मैत्री पुष्पा की एक कहानी, यह भी यह उनकी आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा 2 खंडों में है। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। मनु भंडारी की आत्मकथा का शीर्षक है एक कहानी, यह भी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है झूठन। मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा मुक्ति पर्व, और सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द, ये हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम, और इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जिन पुस्तकों का हमें प्रयोग करना है उन पुस्तकों के नाम भी यहाँ गिनवाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का सही इतिहास डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर माधव सोनटके। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। इस प्रकार से अनेक ग्रंथों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रहे कि जिस प्रकार से विद्यार्थी या छात्र पढ़ते हैं उनका मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर हो जाता है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परीक्षा के प्रारूप को, प्रश्न पत्र के प्रारूप को आपको समझना पड़ेगा, अंक विभाजन को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएंगे, प्रश्न उत्तर लिख पाएंगे। तो इसमें से देखिए, जो पहला कुल मिलाकर के इसको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, और कुल मिलाकर के 50 अंक हैं, जिसमें से पहला प्रश्न 10 अंकों के लिए, दूसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए, तीसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए, और चौथा प्रश्न 10 अंकों के लिए। कुल मिलाकर के 50 अंकों का ये अंक विभाजन है। इसके अंतर्गत अगर हम देखना चाहें तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न है, 10 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 15 अंकों के लिए। तीसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 15 अंकों के लिए। और संपूर्ण पाठ्यक्रम में टिप्पणियां 4 में से 2 लिखनी है, 10 अंकों के लिए। ध्यान रहे, प्रत्येक प्रश्न को विकल्प दिए गए हैं। पहले प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 लिखना है। दूसरे में 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 लिखना है। तीसरे में 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 लिखना है। और चौथे में से 4 दिए जाएंगे, 4 में से 2 पर टिप्पणियां आपको लिखनी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन है। तो BA तृतीय वर्ष 6ठ सत्र के सभी छात्रों से फिर से अनुरोध है कि इस पाठ्यक्रम को आप समझें, और हमारे YouTube चैनल जय हिंद जय नागरिक को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण आप आगे चल करके अलग अलग वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा।
और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।